एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को फिर दो टूक जवाब दिया है। दरअसल भारत के खिलाफ पाकिस्तान एजेंडा चला रहा था, फेक नैरेटिव पूरी दुनिया में, और दुनिया भर के कई मीडिया ग्रुप्स ने भी इसमें उसका साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने भारत को नुकसान पहुंचाया, ये फेक एजेंडा था पाकिस्तान का। सख्त लहजे में डोभाल ने कहा, एक भी फोटो, एक भी सैटेलाइट इमेज दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आता हो, जबकि उनके एयरबेस तबाह होने की इमेज विदेशी मीडिया में रहे। जिन 11 एयरबेस पर भारत ने हमले किए उसमें 10 मई की पहले की तस्वीर और 10 मई के बाद की तस्वीर से साफ हो जाएगा, और ये साफ हो जाएगा कि कितना नुकसान भारत की जवाबी कार्रवाई में हुआ है। और इससे पहले जो आतंकी ठिकाने थे, प्रिसाइज तरीके से जिन ठिकानों को चिन्हित किया, भारत ने वहां पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। एक्सपर्ट से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जम कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की जमकर खबर ली। कहा, विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत की नुकसान की खबरें चलाई, लेकिन विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई के जख्म को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। एनएसए अजीत डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी और वारफेयर के बीच संबंध हमेशा अहम होता है। डोभाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर देश को नाज है। खास बात है कि भारत ने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल कर 9 पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया। सभी निशाने सटीक थे। We hit nowhere else except that, and it is also not that this was a very. It was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान डोभाल की रणनीति से खौफ में रहता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था, सीज फायर की गुहार लगा रहा था। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई में 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह किए तो घुटनों पर आ गया था। वहीं अजीत डोभाल के दो टूक से पाकिस्तान की कारस्तानी फिर एक बार दुनिया के सामने आ गई है। उसके दुष्प्रचार का पूरा हिसाब किताब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हद तब हो गई थी जब ये दुष्प्रचार यहां भी होने लगा था। देखिए, आंतरिक राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती थी कि पाकिस्तान का डीजीएमओ पाकिस्तान किस तरीके से गिड़गिड़ाया भारत के सामने, क्योंकि भारत एक दो और कार्रवाइयां कर देता तो हालात बद से बदतर हो जाते। कुल मिलाकर यह बात बहुत साफ है कि एक बड़ा झूठ पाकिस्तान ने फैलाने का प्रयास किया। आइए इस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, और विंग कमांडर आलोक सहाय, दोनों जुड़ रहे हैं। दोनों से इस मुद्दे पर कई बार मैं बात कर चुका हूं, लेकिन अब जब अजीत डोभाल साहब का ये बयान आया है तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर इस पर बातचीत करते हैं। तो अंशु जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि अभी अजीत डोभाल साहब का ये जो बयान आया, इसके मायने हम कैसे निकालें, इनसे हमें क्या समझना चाहिए कि भारत क्या अभी भी एक मैसेज दे रहा है, या हमारी जो आंतरिक राजनीति है उसमें हम थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को भी बरगलाया गया, आपके सामने झूठी इंफॉर्मेशन रखी गई। रवीन जी, अभी तक भारत सांच को आंच क्या की नीति पर चल रहा था।
कई टीवी शोज में एक्सपर्ट्स ने इस तरह की बात की कि प्रोपोगेंडा वॉरफेयर में पाकिस्तान जीता, तो मैंने ये जवाब भी दिया कि जब कोई देश वास्तविक रूप से युद्ध जीत रहा होता है, युद्ध भूमि पे जीत रहा होता है, तो उसे प्रोपोगेंडा वॉरफेयर की तरफ ध्यान नहीं देना होता, वो देता भी नहीं है। हमने वही किया। हमने बहुत सक्सेसफुली अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने इसको स्वीकारा, इसकी जानकारी दी, हमें सपोर्ट मिला। इसके बाद हमने कहा हमारी कोई तबाही नहीं हुई है। पाकिस्तान की तबाही के पूरे साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए। दुनिया ने तबाही का मंजर देखा, वहां के सिविलियंस ने वीडियोस बना बना के डाले, बहुत सैटेलाइट के पिक्चर्स हमारे सामने आए और वीडियोस हमारे सामने आए, जिसके माध्यम से ये पता चला कि पाकिस्तान में किस तरह की तबाही हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने 2 दर्जन से ज्यादा अपनी एयर स्ट्रिप और अलग अलग चीजों के अपने एयर बेसिस के रिपेयर के लिए टेंडर्स भी निकाले हैं। आप उसको देख सकते हैं इंटरनेट पर, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी उपलब्ध है। पर भारत में तबाही हुई, ये जो प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान ने शुरू किया, इसमें साथ चीन दे रहा था, और फिर हमने देखा कि भारत के ही कुछ लोग इसको एज एन एजेंडा चलाने लगे, एक नैरेटिव सेटिंग में लग गए। तो अब अजीत डोभाल जी के द्वारा जो ये बयान आया है, ये मुझे लगता है बाहर तो दुनिया समझ रही है कि हमने बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को अकम्प्लिश किया है, लेकिन जो ये इस तरह की बातें आ रही है, फिर इसको लेकर राजनीतिक बहस छिड़ती है। अभी तुरंत सेना किसी प्रकार के क्लासिफाइड डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, पर अभी हमारे पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसीलिए अजीत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास यदि कोई साक्ष्य है तो दे दे, या भारत में भी जो लोग इस तरह का नैरेटिव सेटिंग का प्रयास कर रहे हैं वो कोई एविडेंसेस तो दें। तो मुझे देखने में बड़ा दुख लगता है प्रवीण जी कि हमारे भारत के कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते अपने ही अगेन देश को देखिए वैश्विक डॉक्टर स्तर पर अंशु, नीचे इस पर दिखाने हमने की कई तरह। बार बात की है। जब भी इस तरह का फेक नैरेटिव रखा जाता है तो इसमें मकसद होता है मनोबल को गिराना। अब किसके मनोबल को किस मकसद से गिराया जा रहा है, किसकी छवि को क्यों खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको मैं थोड़ा और आपसे समझूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इसमें बड़ी महत्व की है। लेकिन विंग कमांडर साहब, ये आपसे कई बार बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम आपसे बात करते रहे, आपने ये बातें रखी थी कि भारत कितना सक्षम है। एज एन एक्सपर्ट आप इस बात को जानते हैं, एक फौजी होने के नाते आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आंतरिक राजनीति में जब फेक नैरेटिव रखा जाता है तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? और अभी जब पूरी दुनिया इस बात को जानती है तो कई विदेशी मीडिया वालों ने जिस तरह की खबरें चलाई, वो भी एक चिंता का विषय है कि विदेशी मीडिया को पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों? प्रवीण जी, वार डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दुश्मन का मोरल डाउन करना, और यही एक कैंपेन चला रखा था पाकिस्तान ने, जिसमें अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश के पत्रकारों ने वो उनका काफी हाथ बटाया है, और ये उसी का दुष्परिणाम था। लेकिन मुझे जो आश्चर्य होता है, सबसे पहले मैं तो एक दूसरा ही सवाल करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने किसी को मार दिया है, किसी के 2 जहाज मार दिए, या उसके घर को मैंने तहस नहस कर दिया, तो कोई आदमी मेरे से पूछेगा ना, भाई तुमने तहस नहस किया, तुम मेरे को दिखाओ, क्या है प्रूफ तुम्हारे पास। लेकिन यहां पर हमारे भारत के कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं, बड़े बड़े नेता, वो पाकिस्तान से नहीं पूछ रहे हैं कि भाई अगर तुमने मारा है तो कुछ फोटो दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ। वो भारत से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने मारा है, अब आप ये प्रूफ दीजिए कि आपका नहीं डैमेज हुआ है। अजीब सवाल है भाई, अजीब कुतर्क है ये तो। बिल्कुल ठीक, ये अजीब कुतर्क, हाँ। ये अजीब कुतर्क है। हमारे ऊपर कोई अगर कह रहा है कि हमारे उसने जहाज मार दिए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि भाई प्रूफ दिखाओ, कहां मारे तुमने। कि हमसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप प्रूफ दीजिए कि आपके नहीं मरे हैं, आपके नहीं डैमेज हुए हैं। तो ये तो बेसिक कोई भी समझदार आदमी इस बात को समझ सकता है कि ये पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के तहत चलाया गया था। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ था, और दुख ही इस बात का है कि उसमें हमारे भारत के अंदर बैठे लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और या अगर जाने अनजाने में कुछ बेवकूफ राजनेताओं ने उल्टी सीधी हरकतें की, वो हम ही से पूछने लगे कि आप प्रूफ दिखाओ कि आपका डैमेज नहीं हुआ। जी प्रवीण जी। जी डॉक्टर अंशु, ये बात तो सही है जो विंग कमांडर साहे ने कही, वो पहले भी इस बात को रख चुके हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन अभी बड़ी चिंता का विषय ये हो जाता है कि हम जानते हैं चीन और तुर्की भले ही अपरोक्ष रूप से लेकिन सीधे सीधे पाकिस्तान की मदद करते दिखाई दिए।
अमेरिका जैसे कई, या वहाँ के पत्रकार कह लें, सीधे अमेरिका को कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वहाँ के पत्रकार कह लीजिए, विदेशी मीडिया के कई पत्रकार कह लीजिए, ये भी एक तरह से सहानुभूति पाकिस्तान के प्रति दिखाई दिए। ये क्या माजरा था? मतलब ये सिंपैथी कैसे गेन कर ली? क्या वो ये दिखा रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रहा था, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे घेर लिया गया है? या क्या था जिसकी वजह से ये सब लोग, ऐसा लग रहा था इस ऑपरेशन के दौरान भारत बनाम सबके सब खड़े हो गए? नहीं प्रवीण जी, देखिए मीडिया में भी हम एक क्लियर कट ऐसा ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेस देखते हैं जो दुनिया में वस्तु स्थिति में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपना कम्युनिस्ट एजेंडा लेकर के, जिहादी एजेंडा लेकर के चलते हैं। तो इस तरह के कुछ नोन नाम है, नाम लेना ठीक नहीं है, कुछ ऐसे पब्लिकेशन हाउसेस हैं, आप देखिए वो जब भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको वो एज अ कल्प्रिट दिखाते हैं, वो उनको एज अ आक्रांता दिखाते हैं, और आतंकवादी संगठन उनके लिए टर्मिनोलॉजी ही अलग हो जाती है, आतंकवादियों के लिए टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। और ये हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में भी इसी प्रकार से हमने देखा कि कैसे छेड़छाड़ की गई, कि जो आतंकवादी, जो शहीद है उनको आतंकवादी लिख दिया गया इतिहास की पुस्तकों में, एंड वाइस वर्सा। तो ये देखते हुए तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के प्रति जो सहानुभूति आती है वो ये विचारधारा के स्तर से आती है प्रवीण जी। और दूसरा कुछ ऐसे भी, यदि मैं अमेरिकन मीडिया के हवाले से कहूं तो देखिए एक चीज और हमें एक बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अपना एकम्प्लिश किया तो बड़े जोरदार तरीके से हमारी होम ग्रोन जो हमारी क्षमताएं हैं, डिफेंस क्षमताएं हैं, उसको पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद आर्म्स इंडस्ट्री में एक थोड़ी हलचल सी मची, चाइना के जो PL-15 वगैरह थे वो फ्लॉप हो गए। तो जो हमारे आसपास के देश हैं और दूसरे ऐसे देश हैं जो चीन से अभी तक या अमेरिका से हथियार खरीदना चाहते थे या अग्रीमेंट्स भी कर रखे हैं और पता है कि कितने महंगे हथियार मिलते हैं, तो अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारे ब्रह्मोस और तेजस की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है, हमारे साथ देश ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर अंशु, आपने जो बात बोली, वैसे ये विंग कमांडर सहाय का पूरा सब्जेक्ट है, वो इस पर खूब बोलते हैं और मुझे लगता है कि उनको भी शामिल करेंगे और उनसे इस पर थोड़ा सा बात, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो कहा। डॉक्टर अंशु, अभी आप जो अपनी बात पहले कह रही थी, मैं चाहूंगा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी उसको समझाएं कि जैसे आपने हथियारों की बात कही, हम जानते हैं टेस्टिंग ग्राउंड ये बना हुआ था, उसको हम थोड़ा विंग कमांडर सहाय से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या अमेरिका, चीन, रशिया आदि इत्यादि के कुछ ऐसे समीकरण थे जो आड़े आ रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर या भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव एस्केलेट होता है, पर नज़र इस वजह से दुनिया के इन देशों की बनी हुई थी कि इनके अलग अलग हित छिपे हुए हैं? निश्चित तौर पर यदि आप इस पूरे एरिया को देखते हैं तो हिस्टोरिकली इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और अभी मैं इतिहास की कक्षा नहीं लगाना चाहूंगी, लेकिन एक समय था कि अमेरिका ने पहले भारत की ओर हाथ बढ़ाए, हम नॉन अलाइंड थे, तो पाकिस्तान को इसीलिए अमेरिका ने अपना पार्टनर बनाया क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर अपनी बेस, अपनी नजर, अपनी प्रेजेंस चाहिए थी। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वैश्विक राजनीति के लिए। और फिर हम देखें कि आर्म्स इंडस्ट्री की दृष्टि से ये सारे बड़े सप्लायर्स हैं, यूएस जैसे देश, चाइना, रशिया, तो निश्चित तौर पर यदि भारत इसमें एक एंट्री बन जाता है तो चैलेंज बन जाएगा इन कंट्रीज के लिए। इनका बहुत बड़ा व्यापार है हथियारों की दुनिया में, और युद्ध में हमेशा कहती हूँ कि युद्ध को आप सिर्फ युद्ध की दृष्टि से मत देखिए, उसके पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार, उससे जुड़ी हुई अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है, वो देखिए। अच्छा, दूसरा लॉबी पॉलिटिक्स में अगर मैं जाऊं तो अभी तक तो यूएस और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़े अच्छे से चली आ रही थी, लेकिन अभी ट्रंप जिस तरह के बयान देते हुए दिखे तो निश्चित तौर पर थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो हमें लगा। पर रशिया, चाइना, तुर्की, अजरबैजान और ये जो पूरी लॉबी है प्रवीण जी, ये बिल्कुल इंटैक्ट पाकिस्तान के साथ हमको खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो रहा, लेकिन हमने सक्सेसफुली अपने दम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी विजय पताका फहराते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया प्रवीण जी। ये एक और बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया। हमारे स्टेटमेंट अब ये है ऑफिशियल कि एज एंड व्हेन जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसका एक अपना इससे जुड़ा हुआ राजनीति का डायमेंशन भी है जो वैश्विक राजनीति से जुड़ा है, इसका एक आर्थिक डायमेंशन भी है जो व्यापारों, ये जो हथियारों के व्यापार से जुड़ा हुआ है, और इसका अपना एक जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। डॉक्टर अंशु, मैं एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट, आप ही लोगों से बात कर करके जितना समझ में आई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक बात बहुत साफ है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सीधी सीधी लड़ाई है, कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि कौन किससे क्या चाहता है, सब अपने हित चाहते हैं।
चाइना क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या, ये सबके सामने बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन क्या यहाँ पर खेल सारा दबाव का है, डर का है कि देखो हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तुमने अगर ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, और ये चेक एंड बैलेंस बनाने के प्रयास हो रहे हैं जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, या फिर ये जितनी कार्रवाइयाँ छद्म रूप से चीन ने किया, सब कुछ किया, सबको पता है कि चीन ने किया है, लेकिन फिर भी खुलकर सामने नहीं आया क्योंकि उसे अपने व्यावसायिक रिश्ते भी कायम रखना है। बिल्कुल, चीन को व्यावसायिक रिश्ते भी कायम रखना है और फिर इधर दूसरी बॉर्डर्स पर कोई एस्केलेशन ना हो जाए। अभी चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से उसको पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देकर प्रवीण जी एक टेस्ट किए अपने हथियार, और अपनी भारत के विरुद्ध क्षमताओं को, तैयारियों को उसने जांचा परखा है। तो बहुत, वैसे भी चीन को आप देखिए बहुत कनिंग प्लेयर है, एकदम सीधे सीधे सामने नहीं आता है वो, कभी भी पीछे से वार करता है। और दूसरी ओर आप तुर्की जैसे देश को देखिए, तो तुर्की ने तो सीधे सीधे अपने ड्रोन्स भेज के, दूसरी एड्स और इक्विपमेंट भेज के घोषणा ही कर दी कि भैया हम पाकिस्तान के भाई हैं, और शर्म भी नहीं आई। मुझे तो ये लगता है ये वही देश है जिसको हमने उसके प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले सहायता भेजी थी। डिस्पाइट दैट तुर्की की तरफ से इस तरह की हरकत हुई। और लेकिन रशिया को देखिए, रशिया एक मैच्योर प्लेयर की तरह चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि हमारा नेचुरल अलाई है। तो यहाँ इस पूरे मुद्दे पे हमें रशिया की तरफ से कोई इस प्रकार का, दोनों ही पक्षों में से किसी के साथ हमको कोई सहायता देता हुआ नजर नहीं आया। जी हाँ, हालांकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भारत जिसके साथ खड़ा हो जाए वो हाथों हाथ स्वीकार कर लेगा कि आ जाओ, तुम ही हो हमारे सबसे प्यारे मित्र। लेकिन भारत की तटस्थता की नीति है और उसी चक्कर में हर एक किसी ना किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता है। आलोक जी, आपका विषय चल रहा था, अभी आपसे फिर से संपर्क हो गया है तो वो थोड़ा उस विषय पर आते हैं। हथियारों का एक टेस्टिंग ग्राउंड था ये, क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये पता लग गया कि भारत के स्वदेश निर्मित, स्वनिर्मित हथियार जो हैं वो इतने क्वालिटी के हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोई हमें हथियार दे ना दे, हम खुद सक्षम हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो है भारतीयों का इंडियन मिलिट्री माइट में कॉन्फिडेंस डेवलप होना। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ भारतीयों का डेवलप नहीं हुआ है, पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि भारत के, आप स्टार्ट कीजिए जब हमने फर्स्ट डे 7 मई को लॉन्च किया था स्ट्राइक, पिन पॉइंटेड, डोवाल जी ने क्या कहा, हमने सेलेक्ट किया कि 9 टारगेट्स, इस 9 टारगेट्स को हमको मारना है। हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ इस टेररिस्ट सेंटर को ही मारेंगे और अगल बगल कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी सेना पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें जबकि उनके हेडक्वार्टर के बिल्कुल बगल में आर्मी का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था, तो हमारी स्ट्राइक ऐसी प्रेसिजन स्ट्राइक थी कि किसी भी पाकिस्तानी सेना को अगल बगल होने के बावजूद कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही मारा। तो इससे तो ये पता चला कि हमारी जो प्रेसिजन स्ट्राइक है, हमारे जो एमिनिशंस हैं वो कितने प्रिसाइज हैं, कितने एक्यूरेट हैं। You know, accuracy of certain our missiles have proved to be maximum deviation of 1 meter plus minus in worst conditions. Worst conditions, Dr. Praveen. तो आप देखिए कि बहावलपुर का जो उनका जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, आप उसकी जब पिक्चरें आई तो उसका जो सेंट्रल डोम है उसके बिल्कुल सेंटर में छेद है। आप जैसे सुई धागा दादी और माताएं लगाती हैं, जैसे बिल्कुल आप सोचिए भारत में बैठ करके हमने गॉट योर पॉइंट सर। मुझे एक तो वो प्रिसीजन और हमारे हथियारों का इस्तेमाल, दूसरा उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है, ये भी चीज उससे साबित हुई थी। अभी मैं आ रहा हूं, ये तो एक हो गया हमारा प्रिसीजन की एक्यूरेसी। दूसरी बात ये कि हमने पूरे 9 सेंटर्स पे अटैक किए, उनको पता था कि इंडिया अटैक करने वाला है, हमने बोल दिया था, टीवी चैनल्स पे हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था कि हम मारेंगे। सारे उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड थे, फुल्ली एक्टिवेटेड, और उसके बावजूद हमने पूरे 9 के 9 स्ट्राइक्स किए और बिना किसी डैमेज के हम वापस आके लैंड कर गए। जी जी, ठीक है। तो हम, उनका एयर डिफेंस क्या था, कहां था, उनका काउंटर, अपनी ताकत और उनकी कमजोरी, दोनों चीजों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने रख दिया। हमारी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, ये बता दिया। और 10 तारीख का मैं बताऊं प्रवीण जी, 10 तारीख के बाद जो स्ट्राइक्स हुए हैं, स्ट्राइक एंड काउंटर स्ट्राइक,
उस पर तो हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो तो दुनिया को अब पता चला कि हमने स्पेस से अपने आकाश तीर ही को नहीं बल्कि जो बेसिक लेवल पे जो एंटी एयरक्राफ्ट मैं आपके सवाल आपकी पूरी बात को ऐसे रखता हूं, आपने जो कहा कि भारतीयों का इंडियन सेना का जो माइट है उसमें विश्वास, बल्कि मैं कहता हूं पूरी दुनिया को यह समझ में आया कि भारतीय सैन्य शक्ति क्या है। अब चलते चलते डॉक्टर अंशु एक बहुत शॉर्ट कमेंट, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन आज हमारी टीम से जब डिस्कस कर रहे थे कि हम ये बातें कर चुके हैं, हम जानते हैं सत्य क्या है, तो उन्होंने कहा अजीत डोभाल साहब ने आज पहली बार इस बात को कहा है। उनका कुछ कहना कितने महत्व का आप मानती हैं और इस मौके को कैसे देखेंगी? अजीत डोभाल जी के स्वभाव को, उनके पद को देखते हुए मैं तो यही चाहती हूँ कि तमाम भारतीयों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। इस पूरे जो अभी सिचुएशन बनी थी पाकिस्तान के साथ, उन पे भरोसा करना चाहिए जी। और ये जो फेक नैरेटिव है इसको फैलाना बंद करना चाहिए। मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशु आपका। विंग कमांडर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।